और इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो गहरे अंधेरे और खतरनाक रहस्यों से भरी है। हमारी आज की कहानी है द लास्ट निंजा वॉरियर ऑफ शैडोज। देखिए, ये कोई आम तलवारों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी इंटेंस जर्नी है जो हमें बताती है कि असली पावर हमारी मसल्स में नहीं बल्कि हमारे दिमाग और हमारे इरादों में छिपी होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमय जरा इस विचार पर गौर कीजिए। रात हमेशा सच नहीं छुपाती। कभी कभी रात उन योद्धाओं को जन्म देती है जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती। कमाल का कोट है ना? यही लाइन इस पूरे नैरेटिव का मुख्य आधार है। सोचिए, सदियों पहले जापान के बर्फीले पहाड़ों में एक ऐसी सेना रहती थी जो हवा की तरह आती थी और मौत की तरह गायब हो जाती थी। लोग उन्हें इंसान नहीं बल्कि परछाई कहते थे। और ठीक यहीं से हमारे हीरो रियो की कहानी शुरू होती है। परछाई का जन्म। चलिए, फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि इस लेजेंड की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो सीन कुछ ऐसा है। जापान के नॉर्थ में एक छोटा सा बर्फ से ढका हुआ गांव था, कागेमुरा। दिन में ये जगह एकदम शांत रहती थी, लेकिन रात में अज्ञात के डर का माहौल रहता था। रयू उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। फिर आती है पूर्णिमा की वो रात जब गांव पर एक भयानक हमला होता है। चारों तरफ चीख पुकार और आग। उसी भयानक रात में रयू ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पिता ने एक ऐसी बात कही जो रयू की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। असली शक्ति डर के पार होती है। उस भयानक रात को कागेमुरा की आग में एक मासूम बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया और एक निंजा का जन्म हुआ। तो चलिए, इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर ये हमलावर थे कौन जिन्होंने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया? ये थे शैडो क्लैन, एक बेहद क्रूर और खतरनाक निंजा ऑर्गेनाइजेशन जिनकी आंखें लाल चमकती थीं। इनका पैटर्न फिक्स था। ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को हमला करते थे और निर्दोषों के दिलों में खौफ पैदा करना ही इनका अल्टीमेट गोल था। यही वो खूंखार लोग थे जिन्होंने रियू की दुनिया उजाड़ दी थी। अनुशासन का मार्ग। सब कुछ खोने के बाद एक अनाथ बच्चा एक अल्टीमेट वेपन कैसे बना? आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। परिवार को खोने के बाद जंगलों में भटकते हुए रयू की मुलाकात होती है मास्टर केंजी से, जो आखिरी महान निंजा हैं। वो रयू को अगले 10 सालों तक एक इंसान से ज्यादा एक खतरनाक हथियार की तरह जीना सिखाते हैं। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, मतलब माइंड ब्लोइंग थी। पहले साल जमा देने वाली बर्फ के बीच घंटों ध्यान लगाकर शरीर को सुन्न कर लेना। तीसरे साल तक आते आते आंखों पर पट्टी बांधकर दुश्मनों की आहट को सेंस करना और लड़ना। छठे साल में तेज रफ्तार से भागते हुए पतले बांस पर बैलेंस बनाना। और 10वें साल तक पूरी तरह से बिना कोई आवाज किए चलना और अचूक निशाने के साथ हवा में शुरिकेन फेंकना। ये एक अकल्पनीय मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से कम नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम टेक अवे ये है कि इस पूरी ब्रूटल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य सिर्फ फिजिकल पावर बढ़ाना नहीं बल्कि माइंड को कंट्रोल करना था। मास्टर केंजी की ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। निंजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी चुप्पी होती है। रियो को ये सीखना था कि असली निंजा ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि एब्सोल्यूट फोकस और शांत दिमाग से लड़ता है। ये वो कोर फिलॉसफी है जो आगे चलकर सबसे बड़ी और खौफनाक लड़ाइयों का अंतिम नतीजा तय करने वाली है। घोस्ट निंजा का उदय। 10 साल की इस हार्डकोर तपस्या के बाद रियो अब पहाड़ों से बाहर आने और भ्रष्ट शहरों में न्याय लाने के लिए पूरी तरह रेडी था। लेकिन रुकिए, दुनिया के सामने जाने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। द शैडो स्क्रोल। ये एक ऐसी एंशिएंट बुक थी जिसमें लगभग इनविजिबल हो जाने की सीक्रेट तकनीकें छिपी थीं। और यहीं हमें एक मैसिव रेवलेशन मिलता है। रियो के पिता कोई आम इंसान या सिर्फ एक असहाय विक्टिम नहीं थे। वो असल में शैडो क्लैन के ही सबसे ताकतवर योद्धा थे। उन्होंने उस दुष्ट संगठन को छोड़ दिया था ताकि इस स्क्रोल को गलत हाथों में जाने से बचा सके। वो कोई भगोड़े नहीं, रियल हीरो थे। रियो को अब पिता की उस लेगेसी को आगे बढ़ाना था। शहर में पहुंचकर जब वो करप्ट लोगों और जालिमों का खात्मा करता है तो लोग उसकी स्टेल्थी अप्रोच की वजह से उसे द गोस्ट निंजा के नाम से बुलाने लगते हैं। सबसे बड़ा धोखा। कहानी में अब एक ऐसा टर्न आता है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। सब कुछ पलटने वाला है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हर किरदार का असली चेहरा कुछ और ही था।
देखिए, रयू जो ताकत ढूंढ रहा था उसे असल में सच्ची शांति और खुद पर कंट्रोल चाहिए था। लेकिन मास्टर केंजी को देखिए, जो एक समझदार और केयरिंग गुरु लग रहे थे, वो असल में शैडो क्लैन के क्रूर लीडर लॉर्ड कुरु के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने रयू को इतने सालों तक सिर्फ इसलिए ट्रेन किया ताकि वो शैडो स्क्रोल को खोलने के काबिल बन सके। और लॉर्ड कुरु, वो सिर्फ एक दूर बैठा तानाशाह नहीं बल्कि रयू का सगा चाचा था। वहीं आइको, जो एक बेरहम हत्यारी के रूप में आई थी, उसमें अभी भी इंसानियत जिंदा थी। मास्टर केंजी का ये भयानक धोखा कहानी की पूरी डायरेक्शन ही बदल देता है। जब रियो को इस भयानक सच का पता चलता है तो मास्टर और स्टूडेंट के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई होती है। केंजी बहुत तेज हैं और अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर वो रियो को बुरी तरह हरा देते हैं और उसे एक गहरी खाई में धकेल देते हैं। पूरी दुनिया को यही लगता है कि घोस्ट निंजा मारा गया। पर यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या घोस्ट निंजा सच में अपने ही गुरु के हाथों उस अंधेरी खाई में हमेशा के लिए खत्म हो गया? अंधेरे में पुनर्जन्म, हार और मौत के उस मुहाने से वापस लौटने का ये फेज वाकई बहुत प्रोफाउंड है। खाई में गिरने के बाद मौत को चकमा देकर रयू एक अंडरग्राउंड गुफा में जागता है, जहां एक बूढ़ा साधु उसका इलाज कर रहा होता है। ये साधु एक बहुत ही गहरी और लाइफ चेंजिंग बात कहता है। नफरत तुम्हें जिंदा तो रख सकती है, लेकिन जीत नहीं दिला सकती। ये रयू का फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल रीबर्थ था। उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसका अल्टीमेट दुश्मन वो शैडो क्लैन या केंजी नहीं है, बल्कि उसके अंदर उबलता हुआ गुस्सा है। एक असली निंजा अंधेरे से नहीं, अपने भीतर की डार्कनेस से लड़ता है। ऑनेस्टली, ये एक ऐसी बात है जो हमारी रियल लाइफ में भी पूरी तरह अप्लाई होती है। अंतिम युद्ध। एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि वो रात आ चुकी है। शैडो क्लैन पूर्णिमा की रात पूरे जापान पर कब्जा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत के मुंह से निकलकर उनका सबसे बड़ा खौफ वापस आ चुका है। ये क्लाइमैक्स सिर्फ हथियारों का क्लैश नहीं है, बल्कि दो अलग अलग आइडियोलॉजी की टक्कर है। एक तरफ है लॉर्ड कुरो, जो रेयू के चाचा हैं। उनका क्लियर मानना है कि दुनिया पर खौफ, अत्याचार और एब्सोल्यूट डोमिनेशन से ही राज किया जा सकता है। डर ही सबसे बड़ा वेपन है। दूसरी तरफ है रेयू के पिता की फिलॉसफी, दया, तलवार के ऊपर माइंड का कंट्रोल और शांति का चुनाव करना। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये एक पारिवारिक लेगेसी और दो बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स का वॉर है। चलिए देखते हैं कि रयू ने इस डीप फिलॉसफी को अपनी अल्टीमेट कॉम्बैट स्ट्रैटेजी में कैसे बदला। इस बार जीरो एंगर, वो एकदम काम स्टेट में फाइट करता है। सबसे पहले वो भीतर के हर गुस्से को खत्म कर देता है। फिर उसे अपने पिता की सबसे जरूरी सीख याद आती है, परछाई बन जाओ। और आखिर में वो अपने दुश्मन के खौफ के सामने पूरी तरह इनविजिबल होकर एकदम प्रिसाइज और अचूक वार करता है। इसी माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी से वो पहले अपने धोखेबाज मास्टर केंजी को हराता है और फिर लॉर्ड कुरो को आखिरी भयानक लड़ाई में पूरी तरह से डोमिनेट कर लेता है। इस एपिक फिनाले के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। शैडो क्लैन का वो खतरनाक किला टूटकर हमेशा के लिए समंदर में समा जाता है। लॉर्ड कुरो के टेरर का हमेशा के लिए गेम ओवर हो जाता है। पर सबसे बड़ा मोमेंट वो है जब रयू मास्टर केंजी को दिखाता है कि असली शक्ति क्या है। वो उन्हें हराने के बाद भी माफ कर देता है, जीवन दान देता है। ये साबित करता है कि फियर से रूल करने वालों और एक सच्चे मास्टर में क्या फर्क है। और एंड में रयू खुद एक महान गुरु बन जाता है, जो प्रोटेक्टर्स की एक ऐसी नई जनरेशन तैयार करता है जो दुनिया को बचाएगी। कहानी के अंत में जब एक बच्चा रयू से पूछता है कि क्या निंजा गायब हो जाते हैं, तो रयू मुस्कुराकर कहता है कि निंजा गायब नहीं होते, वो बस वहीं छिप जाते हैं जहां कोई उन्हें देख ना सके। इस बात पर गौर करें, अगर निंजा सच में कभी गायब नहीं होते तो आज हमारी दुनिया को किस तरह के अनसीन वॉरियर्स की जरूरत है। सोचिए इस बारे में। शायद हमें ऐसे वॉरियर्स चाहिए जिनके इरादे नेक हों, जो डर से नहीं बल्कि सच्चाई, करुणा और शांति से दुनिया को बदल सकें। ये सोर्स मटेरियल हमें यही सोचने पर फोर्स करता है कि असली पावर कहीं और नहीं, हमारे अपने इरादों में होती है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा उस अनसीन वॉरियर को अपने अंदर जिंदा रखिए।